हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 21 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आज का इम्पॉर्टेंट डे, देन हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है, और आज काफ़ी सारे पर्सन जिनके बारे में हमें बात करनी है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमें देखना है नेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़ और कुछ कंप्यूटर की न्यूज़ भी हमें आज डिस्कस करनी है। क्लियर है? वीडियो के एंड में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे विच इज क्वेश्चन ऑफ द डे। उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और मैं आप सभी लोगों के कमेंट देखती हूँ, डेली देखती हूँ और उनके रिप्लाई भी कोशिश करती हूँ करने की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। सो पीडीएफ के लिए सिंपल सा तरीका है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी और वहां से आप इजिली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA 247, तो आप मेरे टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। क्लियर? और वीडियो पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करें। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये हमारे जो करेंट अफेयर्स है ये आपके सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि SSC, रेलवे, डिफेंस सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम आज का इंपॉर्टेंट डे। आज हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे। क्यों? क्योंकि आज डेथ एनिवर्सरी है हमारी कंट्री के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की। 21 मई 1991 में इनका असैसिनेशन कर दिया गया था, हत्या कर दी गई थी और उसके पीछे एक ग्रुप इन्वॉल्व था जिसका नाम है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया इन 1998 में कि 21 मई को हम एवरी ईयर एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए आज हम एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, चलिए बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। सबसे पहले पर्सन जो न्यूज में है, और ये वर्ल्ड नंबर 3 आते हैं लेकिन इंडिया में नंबर 1 है। इंडिया का नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी, इन्होंने रिसेंटली थाईलैंड ओपन का टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, थाईलैंड ओपन आप देखेंगे बैंकॉक में हुआ था 14 से लेकर 19 मई के बीच में। ठीक है, 2024 की जब से शुरुआत हुई है तब से ये इनका 2nd नंबर का टाइटल है। कुछ दिन पहले मार्च में इन्होंने फ्रेंच ओपन का टाइटल भी जीता था और अब इन्होंने थाईलैंड ओपन का टाइटल अपने नाम किया है। सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी, इन्होंने बैडमिंटन टाइटल थाईलैंड ओपन अपने नाम कर लिया है। अब कोई भी जब इवेंट होता है तो हमें जो मेन सिंगल एंड वीमेन सिंगल का टाइटल पता होना चाहिए। तो मेन सिंगल का टाइटल ली जी जिया ने जीता है जो कि मलेशिया के एक बैडमिंटन प्लेयर है। वहीं वीमेन सिंगल का टाइटल सुपेंदा कैथेथॉन्ग ने जीता है। कैथेथॉन्ग जो कि थाईलैंड से बिलोंग करती है। ठीक है, तो मेन सिंगल और वीमेन सिंगल भी थोड़ा सा याद रखेंगे, लेकिन हमारे लिए ये वाला जो पेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। अगली पर्सन, इनका नाम भी आपको पता होगा, निखत जरीन। निखत जरीन जो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रही है बॉक्सिंग कैटेगरी में, एंड रिसेंटली इन्होंने कजाकिस्तान में एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम है एलोर्डा कप। तो आपको एक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाता है कि एलोर्डा कप का रिलेशन आपको बॉक्सिंग से देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंडियन टीम ने पार्टिसिपेट किया था और हमने टोटल 12 मेडल जीते हैं, जिनमें से 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 8 ब्रोंज मेडल देखने को मिलेंगे। एलोर्डा कप कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में हुआ था और एक 3rd नंबर का इवेंट था। पहली बार इस कप का आयोजन कब किया गया था? तो पहली बार 2022 में किया गया था और एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है। हमें यहाँ पे 2 नाम याद रखने हैं। निखत जरीन जिन्होंने 52 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, वहीं मीनाक्षी जो कि एक बॉक्सर है, इन्होंने 48 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो 2 गोल्ड मेडल हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। डन। चलिए अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है संजीव पुरी। ITC MD इलेक्टेड CII प्रेसिडेंट फॉर 24-25। ITC का मतलब क्या है? इंडियन टैबेको कंपनी लिमिटेड होता है, इसके MD हैं संजीव पुरी और इनको 1 साल के लिए 2024 से 2025 के लिए CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो R दिनेश जो कि चेयरमैन है TVS सप्लाई चेन सोल्यूशन के, उनको सक्सीड करने का काम किया है। संजीव पुरी के अलावा 2 और अपॉइंटमेंट हुई हैं। एक है राजीव मेमानी
जिन्हें प्रेसिडेंट डेजिग्नेट किया गया है। वहीं आपको आर मुकुंदन एक पर्सन देखने को मिलेंगे जिन्हें नया वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है CII का। ठीक है, तो संजीव पुरी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। ITC के MD हैं जिन्हें बिजनेस लॉबी CII का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब एक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री क्या है, तो बेसिकली ओल्डेस्ट बिजनेस लॉबी है, एक ग्रुप है जिसमें कई सारे बिजनेसमैन होते हैं और गवर्नमेंट के साथ बेसिकली बिजनेस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, बिजनेस सेक्टर में पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। अगर इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो एज अ इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन इन बंगाल में इसका फॉर्मेशन 1895 में हुआ था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन 1992। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। CII के अलावा हमारी कंट्री में कुछ और बिजनेस लॉबीज देखने को मिलती है, जैसे कि एसोचैम, फिक्की एंड नेस्कॉम। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके अभी जो प्रेसिडेंट है वो संजय नायर है। फिक्की क्या होता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डॉक्टर अनीश शाह इसके प्रेसिडेंट है। और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसको हम नेस्कॉम के नाम से जानते हैं, देवजनी घोष इसकी प्रेसिडेंट मिल जाएंगी। तो ये भी आपकी 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो CII के साथ इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नाम जो न्यूज में है वो है ईगा स्वितेक का। ईगा स्वितेक आप सभी को पता है कि वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग करती हैं ये, पोलैंड से। और रिसेंटली इन्होंने इटालियन ओपन का टाइटल अपने नाम किया है। इटालियन ओपन रोम में खेला गया था 6 से लेकर 19 मई के बीच में। वहां पर वीमेन सिंगल का टाइटल ईगा स्वितेक ने जीता है, जो कि प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है पोलैंड से। अगला नाम आपको यहां से देखने को मिलेगा और ये जर्मनी के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, नाम है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने मेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है, तो वीमेन सिंगल एंड मेन सिंगल आप देख लीजिएगा। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, फेमस एक्टर धर्मेंद्र। एक्चुअली एक अवार्ड दिया जाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस अवार्ड को देती है, नेशनल किशोर कुमार अवार्ड फॉर द ईयर 2022। तो 2022 का ये अवार्ड है। बिकॉज ऑफ इनकी तबीयत खराब थी, ये MP नहीं आ पाए, खंडवा में ये अवार्ड सेरेमनी होती है, इसलिए इनके घर जाकर ये अवार्ड इन्हें दिया गया, इसलिए वापस से न्यूज में है। तो नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2022 किसे दिया गया, एक्टर धर्मेंद्र को दिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ MP, जिसमें 2 लाख रुपए प्राइज मनी दी जाती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है, बारासिंगा, भूर सिंह द बारासिंगा, जो काना किसली नेशनल पार्क का मैस्कॉट भी है। ठीक है, और स्टेट बर्ड क्या है, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर आपको स्टेट बर्ड देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट पर्सन है मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी। सिक्योर पोजीशन अमंग द वर्ल्ड टॉप 15 सुपर रिच। रिसेंटली ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स पब्लिश हुआ है, जिसमें टॉप 15 वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट है और इसमें जगह बनाई है किसने, मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी ने। मुकेश अंबानी की जो टोटल वेल्थ है वो $110 बिलियन है और इस लिस्ट में इनकी रैंकिंग 12th पोजीशन पे 12वें स्थान पर है। वहीं गौतम अडानी की अगर हम रैंकिंग देखेंगे तो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई थी बिकॉज ऑफ द हिंडनबर्ग रिपोर्ट, लेकिन इन्होंने वापस से अपनी पोजीशन रिगेन की है। इनकी जो टोटल वेल्थ है वो $100 बिलियन है और इनकी जो पोजीशन है वो 14th नंबर पे है। तो 14वें नंबर पे अडानी एंड 12वें नंबर पे आपको अंबानी इस लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। डन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि लिस्ट में टॉप पर कौन है। तो लुई विटॉन जो कंपनी है उसके CEO है, नाम क्या है, बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये आपको देखने को मिलेंगे जो कि फ्रांस से है। फर्स्ट नंबर पे जेफ बेजोस USA से है, अमेजॉन। सेकेंड नंबर पे एलॉन मस्क आपको टेस्ला वाले, थर्ड नंबर पे देखने को मिल जाएंगे। तो टॉप 3 याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन पहली बार इस लिस्ट में आपको एक लेडी देखने को मिलेगी, द फर्स्ट वीमेन टू हैव अ वेल्थ ऑफ $100 बिलियन, और उनका नाम क्या है, बेटनकोट मेयर। बेटनकोट मेयर जो कि फ्रांस से बिलोंग करती हैं और आप लोगों ने एक कॉस्मेटिक ब्रांड के बारे में जरूर सुना होगा, लॉरियल कंपनी। सभी लोग इसके प्रोडक्ट वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, उसी की बेसिकली ओनर हैं और 15th पोजीशन पे इस लिस्ट पे आपको देखने को मिल जाएंगी। डन। चलिए अब बात करते हैं और इंटरनेशनल न्यूज पे। सबसे पहले हमें वियतनाम जाना पड़ेगा, जो आपकी साउथ एशियन कंट्री है वियतनाम, जो कि साउथ चाइना सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और वियतनाम की जो कैपिटल है वो हनोई है। ठीक है, और वियतनाम की जो करेंसी है वो डोंग है, DONG डोंग।
क्लियर। तो वियतनाम के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है तो लाम। ठीक है, तो लाम नए प्रेसिडेंट बने हैं वियतनाम के, जो कि वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। एंड सिंस 2016 ये ऑलरेडी पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे। अब वियतनाम से थोड़ा सा ऊपर जाइए तो आप ताइवान पहुंचेंगे, और ताइवान आपको देखने को मिलेगा ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में, जिसकी कैपिटल ताइपे है, और चाइना कहता है कि ताइवान उसका है। ठीक है, ऐसा चाइना का कहना है, बाकी कोई इस बात को मानता नहीं है। ताइवान 1949 से इंडिपेंडेंट है, एंड ताइवान में रिसेंटली नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम क्या है, लाई चिंगते। लाई चिंगते जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ताइवान से बिलोंग करते हैं, और ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ताइवान के। ताइवान के बाद अब चलिए कहां पर, यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी विच इज क्रोशिया, और एक क्रोशिया आपको एडियाटिक सी में देखने को मिलेगा। तो आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन जो मुझे अभी अभी याद आया है कि एडियाटिक सी की क्वीन किसे कहा जाता है, रानी किसे कहा जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, कमेंट में आप इसका आंसर मुझे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में यूजफुल होगी, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, मतलब आप अगर सीजीएल के प्रीलिम्स में बैठते हैं और उसके बाद मेंस में बैठते हैं तो वहां तक का सारा डेटा वहां पे कवर किया है विद PYQs, और काफी अच्छा आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे। तो अभी तक मैंने एंग्लो मराठा वॉर, जो सूरत की संधि है या भसीन की संधि है, सालबाई की संधि है, यहां तक की बातें कर ली हैं। आज हम नए वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है इतनी चीजें? और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगेन मैं बोलूंगी, प्लीज आप हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसको प्रमोट कीजिए, उसको आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को अभी नहीं पता है। वो अक्सर मुझे मैसेज करते रहते हैं कि मैंने ये कोर्स लिया था, उसमें हिस्ट्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो एटलीस्ट उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि हिस्ट्री आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट हिस्ट्री, मॉडर्न, मीडिएवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, लेकिन कवर तभी हो पाएगी जब आप प्रमोट करेंगे एंड शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्रोशिया के बारे में। तो क्रोशिया के थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा एंड्रेज प्लेंकोविच। एंड्रेज प्लेंकोविच आपको थर्ड टाइम देखने को मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर क्रोशिया के। डन। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, रघुनंदन कामत। ही पास्ड अवे रिसेंटली, और ये फाउंडर थे नेचुरल के। ये नेचुरल ब्रांड आपने सुना होगा, आइसक्रीम के लिए जाना जाता है, और इन्होंने अपना जो पहला पार्लर लॉन्च किया था वो 1984 में जुहू में लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अगले पर्सन है यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी। ही पास्ड अवे इन द चॉपर क्रैश। रिसेंटली इनका चॉपर क्रैश हो गया था, जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लन भी शामिल थे, और यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। और रशिया ने कहा है कि क्या रीजन है आपका ये चॉपर क्रैश होने का, तो हमारी टीम रशिया यहाँ पे बोल रहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, अगर हमारी कंट्री में बात करें तो हमारी कंट्री में अगर प्रेसिडेंट बीमार है या उनकी डेथ हो जाती है तो प्रेसिडेंट की जगह वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं। सिमिलर इनके यहाँ भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुखब्बर, ये बेसिकली मोहम्मद मुखबर एग्जीक्यूटिव ब्रांच या फिर एज अ प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे। और रिसेंटली आपको पता है कि ईरान के साथ हमारी डील भी हुई थी चाबहार बंदरगाह को लेकर। ठीक है, चलिए अगले पर्सन है एन बाघुल, जिनको हम नारायण बाघुल भी कहते हैं। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया। ही पास्ड अवे, और ये कौन थे? फाउंडर थे ICICI बैंक के। ठीक है, ICICI बैंक के फाउंडर थे, और बहुत कम उम्र में, मतलब यंगेस्ट पर्सन है हमारी कंट्री के जो केवल 44 ईयर में किसी बैंक के चेयरमैन बने हैं। और ICICI बैंक के चेयरमैन की तरह इन्होंने 1985 से काम करना शुरू किया था, और लगभग 24 सालों तक थे। इन्हें भीष्म पितामह ऑफ बैंकिंग भी कहा जाता है इन आर कंट्री, भीष्म पितामह, और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था 2009 में। तो इंपॉर्टेंट नाम है नारायण बाघुल जी का, इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से एसोसिएटेड है और एक जाना माना नाम है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो हमने देखे। चलिए अब बात करते हैं, एक न्यूज है जो कि स्पोर्ट्स सेगमेंट से है, 2027 फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप के बारे में। देखिए एवरी 4 इयर्स में, 4 सालों में, चाहे वो मेंस वर्ल्ड कप हो या वीमेंस वर्ल्ड कप होता है। ठीक है, लास्ट एडिशन
जो वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप का था वो कब हुआ था? 2023 में हुआ था। ठीक है, किसने होस्ट किया था? तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने मिलकर होस्ट किया था। फाइनल में कौन सी टीम गई थी? तो स्पेन और इंग्लैंड की टीम गई थी, और स्पेन की जो टीम थी उसने डिफीट किया था इंग्लैंड की टीम को। क्लियर है? डन। और अब यहाँ पे जो अगला एडिशन 2027 में होगा, तो 2027 का जो फुटबॉल आपका फीफा वर्ल्ड कप है वो कौन होस्ट करेगा? ब्राजील होस्ट करेगा। रिसेंटली बिडिंग हुई थी और यहाँ पर ब्राजील ने बेल्जियम, नीदरलैंड एंड जर्मनी की जो कंबाइंड बिड थी उसको डिफीट किया और बिड को जीत लिया। ये पहली साउथ अमेरिकन कंट्री बन जाएगी जो कि ब्राजील बन जाएगी, जो कि पहली बार यहाँ पर 2027 के वीमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाली है। ठीक है, फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो गिन्नी इन्फैंटिनो आपको फीफा के प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर बात करते हैं, ब्राजील ने इसके अलावा 2014 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप को और 2016 में समर ओलंपिक को भी होस्ट किया था। अब अपकमिंग इवेंट्स की जब बात हो ही रही है तो एक एक करके हम यहाँ से बात करते हैं। मेंस वर्ल्ड कप, तो 2026 में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा उसे होस्ट करेगा यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। फिर 2030 का जो वर्ल्ड कप होगा, आप देखेंगे इस वर्ल्ड की खास बात है कि दो अलग अलग कॉन्टिनेंट की कंट्री, तीन अलग अलग कॉन्टिनेंट की कंट्रीज बेसिकली इसको होस्ट करेंगी। स्पेन, पोर्चुगल, मोरक्को, पैराग्वे, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना, ये सब मिलके 2030 के वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। एंड 2034 का जो वर्ल्ड कप होगा उसको होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया। ये सभी मेंस वर्ल्ड कप के बारे में बात की है। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप अपकमिंग इवेंट्स को याद रखेंगे। और पहला जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वीमेंस, वो 1991 में हुआ था चाइना में। होस्ट चाइना था, विनर यूएसए और रनर अप नॉर्वे आपको देखने को मिलेगा। यूएसए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है जिसने फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप को जीता है। ठीक है, 4 टाइम। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अब बात करते हैं कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। निधि एंड स्टार प्रोग्राम, रिसेंटली हमने एक इंपॉर्टेंट दिन सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, और उसी मौके पे सी डॉट का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है। इन्होंने 2 प्रोग्राम लॉन्च किए, विच इज निधि एंड स्टार प्रोग्राम। क्या मकसद है? जैसे कि रिसेंटली हमने न्यूज में देखा था कि जापान ने पहला प्रोटोटाइप तैयार किया है 6G डिवाइस का, जो कि काफी फास्टर है, 20 टाइम्स फास्टर है 5G से। तो ऐसे ही हम भी टेलीकॉम सेक्टर में नया इनोवेशन, नया रिसर्च करना चाहते हैं, और हमारे टेलीकॉम सेक्टर में जो भी एरर्स हैं या जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, कोई इश्यूज है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। क्या है ये प्रोग्राम? तो सबसे पहला है निधि इनिशिएटिव। इसका मकसद है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, पर्टिकुलरली अमंग द वीमेन इन इंडिया। इनके बीच में स्पेशली जो स्टेम कैटेगरी, मतलब साइंस, टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स कैटेगरी से आती है, वो अपने स्टार्टअप में कंट्रीब्यूट करें। तो ऐसे स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाय द DPIIT, मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि वीमेन लेड स्टार्टअप्स होंगे। और उनमें से जो टॉप 10 स्टार्टअप्स होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। एंड सिलेक्ट करने के बाद इन्हें यहाँ पर देखेंगे, इनिशियली जो ग्रांट मिलेगा वो 10 लाख रुपए का मिलेगा। इसके अलावा इन्हें वेल फर्निश्ड एक ऑफिस स्पेस मिलेगा 6 मंथ के लिए, जहां पर ये काम कर सकते हैं। लैब फैसिलिटी, सी डॉट की लैब फैसिलिटी को इस्तेमाल किया जा सकता है। सी डॉट के जो टेक्निकल लीडर है वो इनको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, और फ्यूचर में अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है तो फ्यूचर में आपको कोलैबोरेशन करने का मौका भी मिलेगा सी डॉट के साथ, और सी डॉट आपको रिसर्च प्रोग्राम में मदद करेगा। ठीक है, तो ये है आपका निधि प्रोग्राम। अब स्टार्ट प्रोग्राम क्या है? तो स्टार्ट प्रोग्राम बेसिकली एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है टेलीकॉम सेक्टर में। जो PhD स्कॉलर्स हैं या जो PhD स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी रिसर्च वर्क करने के लिए। ठीक है, इट विल ऑफर स्कॉलरशिप टू द PhD स्टूडेंट फ्रॉम द टॉप 20 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एज पर द NIRF। आपको पता है ना, एवरी ईयर मतलब 2015 से नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को रिलीज किया जाता है, जिसमें इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंस कॉलेज की लिस्ट होती है। तो जो टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, उनके जो PhD स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप कितनी दी जाएगी? 6 लाख रुपए पर एनम दी जाएगी अप टू 4 ईयर्स के लिए। और यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो सी डॉट में वो रिसर्च प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टार प्रोग्राम और निधि इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, वो हम देख लेते हैं। नो माइनिंग विथ इन 1 किलोमीटर रेडियस अराउंड टाइगर हैबिटेट।
ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मामला ये था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बहुत पहले एक कानून पास किया था, एक ऑर्डर था वहाँ की हाई कोर्ट का राजस्थान में कि आपका जो इको सेंसिटिव जोन है, जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, उसके जो 1 किलोमीटर का रेडियस है वहाँ पर कोई भी आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटीज नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर था उसमें कहीं भी मेंशन नहीं था टाइगर रिजर्व के बारे में। तो इन्होंने कहा कि टाइगर रिजर्व तो मेंशन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि टाइगर रिजर्व तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज कंपैरिजन नेशनल पार्क, और इनको तो और ऊपर रखने की जरूरत है। तो तब अपने वर्डिक्ट को इन्होंने बोला अंडर द जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है ना 1972 का, तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, और इसके अलावा आपके जो टाइगर रिजर्व है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पर कोई भी माइनिंग वर्क नहीं की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट हॉल्टेड ऑल माइनिंग एक्टिविटी बीइंग अंडरटेकन अराउंड द सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी एक्टिविटीज चल रही थी उनको हॉल्ट या उनको रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर मिलेगा, इसके लिए हमें राजस्थान जाना पड़ेगा। अलवर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ देखिए ये है अलवर डिस्ट्रिक्ट, जहां पर आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा अरावली हिल्स में। 1955 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया था एंड 1978 में अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर ये आया था। ठीक है, डन। इसके अलावा आप और भी यहाँ पे जैसे कि केवल देव घाना नेशनल पार्क हो गया, यहाँ पे आपको माउंट आबू देखने को मिल जाएगा, गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व है। तो ये कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द स्टेट सिंबल्स। स्टेट एनिमल कौन सा है, चिंकारा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, स्टेट एनिमल कौन सा है, चिंकारा। स्टेट बर्ड कौन सा है, तो गोदावन। स्टेट डोमेस्टिक एनिमल कैमल है, ऑब्वियस सी बात है, आपका रेगिस्तान का राजा कौन है, कैमल है। स्टेट ट्री बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, खेजड़ी का पेड़। स्टेट फ्लावर कौन सा है, रोहिदा। और स्टेट फोक डांस क्या है, घूमर। क्लियर, ये राजस्थान के कुछ स्टेट सिंबल्स हैं। अगर आप भी राजस्थान से हैं तो आपको ये बिल्कुल मदद करेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एक और साइबर क्राइम के बारे में, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली वार्निंग सर्कुलर जारी किया है। नाम है विशिंग। ठीक है, फिशिंग सुना है आप लोगों ने। विशिंग बेसिकली वॉइस प्लस फिशिंग। क्या है ये, वॉइस प्लस फिशिंग क्या है, विशिंग। इसमें क्या होता है कि कोई एक पर्सन है, वो आपको कॉल करेगा अपनी वॉइस में एआई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, और आप अपनी वॉइस को कन्वर्ट कर लेगा जैसे वो आपका मैनेजर हो या आपका कोई कॉलीग हो, और वो आपको कॉल करके बोलेगा कि भाई मैंने तेरे को मेल किया है, जल्दी से वो एक लिंक भेजी है, एक एक्सेल सीट भेजी है, जल्दी से उसको लिंक को ओपन करके मेरे को डेटा दे दो फॉर एग्जाम्पल, या उसको अप्रूव कर दो, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे वो पर्सन क्या करेगा, वो मेल पे या मैसेज पे उसको क्लिक कर देगा उस लिंक को, और उसका सिस्टम क्या हो जाएगा, हैक हो जाएगा, और उसकी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो हैकर्स हैक कर लेंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से ये विशिंग काम करता है। तो विशिंग इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वॉइस प्लस फिशिंग, इज कैरीड आउट थ्रू अ कॉल ऑन अ मोबाइल फोन और लैंडलाइन। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इट इज अ टेक्निक वेयर इन अ थ्रेट एक्टर कॉल द विक्टिम ओवर द फोन एंड ट्राई टू ट्रिक हिम। कैसा ट्रिक कर रहा है कि मैंने तुमको एक फाइल भेजी है, ईमेल भेजी है, और वो फाइल कैसी है, इफेक्टेड फाइल होती है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कॉल इनिशिएट किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद किया जाता है वॉइस को इस तरीके से बनाने के लिए जैसा कि लगे कि आपके फ्रेंड, कलीग या मैनेजर बात कर रहे हैं। डन। बात करते हैं सेल भिलाई के बारे में। भिलाई स्टील प्लांट एक सब्सिडरी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इन्होंने फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ में 15 मेगावाट का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। ऑब्वियस सी बात है, जब ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट है तो किसी रिजर्वायर पे, किसी नदी पर, किसी लेक पर होगा। तो यहाँ पर मारोदा 1 रिजर्वायर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि जो भिलाई स्टील प्लांट है इससे लगभग 28,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा। और ये से इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो एनटीपीसी सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है। 50% शेयर एनटीपीसी के हैं, 50% शेयर सेल के हैं, और ये दोनों मिलकर इस प्लांट को तैयार करेंगे। डन। चलिए, अब एक क्वेश्चन आप इसका आंसर कर सकते हैं कि इनमें से वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि स्टील इंडस्ट्रीज से रिलीज होते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी के सभी
आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑल ऐसे मेजर पॉल्यूटेंट हैं जो कि स्टील इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं। तो आप हर एक टॉपिक से अपना एक स्टैटिक क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं जो हम करेंट अफेयर्स में डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट है ICMR, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वार्न किया है अगेंस्ट मिसयूज ऑफ नॉन स्टिक टेफ्लॉन कुकवेयर। तो हम जो यहाँ पे कुकवेयर नॉन स्टिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिसमें टेफ्लॉन का इस्तेमाल होता है, जब इनको ओवर हीटिंग किया जाता है, नॉर्मली आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे कुक कर रहे हैं, दैट इज फाइन, लेकिन जब इसमें ओवर हीटिंग की जाती है, ओवर हीटिंग करने के कारण क्या होता है, यहाँ पे समटाइम्स इसकी जो कोटिंग है वो खराब होने लगती है, कुछ क्रैक्स आने लगते हैं, और ये क्रैक्स जो होते हैं उनसे कुछ फ्यूम्स निकलने लगता है जो कि आपकी लंग्स डिसीज के अलावा कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज cautioned that overheating in the cracked and the scratched Teflon coated non-stick pan can emit large volume of poisonous fume and dangerous chemical into the metal। अगर आप खाना 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आप अगर इसको बना रहे हैं, ठीक है, टेफ्लॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। नॉन स्टिक कुकवेयर इज यूजुअली कोटेड विद द टेफ्लॉन, जनरली इनमें हम टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं। टेफ्लॉन का मतलब क्या है यहाँ पे? पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, जिसमें आपको कार्बन और फ्लोरीन एटम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक नॉन स्टिक मटेरियल होता है और 1930 में इन्हें पहली बार क्रिएट किया गया था। डन। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट न्यूज है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट। ये रिसेंटली न्यूज में है, तो हमें कुछ बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्यों है ये न्यूज़ में, ये स्कीम क्या होती है, मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, कौन लोग एलिजिबल होते हैं और कहाँ से आप इस स्कीम को ले सकते हैं। तो ऐसी 4-5 बातें ही हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम न्यूज़ में क्यों है। जब कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है तो उसको नॉमिनेशन फिल करना होता है। जब वो नॉमिनेशन फिल करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको वहाँ पर, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेशन फिल किया, तो उन्हें वहाँ पर अपने असेट, कितने असेट है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी कार्स हैं, कहाँ कहाँ पे घर है, कितना गोल्ड है, बैंक में बैलेंस कितना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये सारी बातें वहाँ पे फाइल करनी होती हैं। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि मेरे पास 9.12 लाख रुपीस का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, कहां पर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में। इसलिए ये स्कीम आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। बेसिकली लो एंड मिडिल इनकम वाले जो ग्रुप हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपनी टैक्स को भी सेव करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम देखने को मिलती है जो कि नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होती है। कोई भी इंडिविजुअल जो कि इंडियन है, चाहे वो माइनर हो या जिसकी एज 18+ हो, सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल होते हैं और अकाउंट को ओपन कर सकते हैं नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से। इसकी मैच्योरिटी 5 साल की होती है। आपको 5 साल के लिए यहाँ पे पैसा रखना होता है जिसपे गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है, और ये जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली चेंज होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियो। और जब 5 साल के बाद ये सर्टिफिकेट या जो आपका बॉन्ड है वो मैच्योर हो जाता है तो आपको वो फंड मिल जाता है। बीच में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो अपने नॉमिनी को मतलब जब फॉर्म भरता है तो नॉमिनी लिख सकता है और नॉमिनी को ये पैसा मिल जाएगा। इसमें पार्शियली विथड्रॉ नहीं होता, ये 5 साल ही मैच्योरिटी होती है। ऐसा नहीं कि 2 साल में पैसा निकालना हो, तो पॉसिबल नहीं है। बस कुछ कंडीशन है कि कोर्ट केस हो गया है, कोई कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया है, या फिर वो व्यक्ति जो था, जो कि बेनिफिशियरी था, या जो व्यक्ति जो सब्सक्राइबर था उसकी डेथ हो गई है, उसी केस में बस प्री मैच्योर विथड्रॉ हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पे प्री मैच्योर विथड्रॉ नहीं है। कोई भी अपर लिमिट नहीं होती, आप कितने भी अमाउंट का यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं, और कोई अपर एज लिमिट भी नहीं होती। कोई भी व्यक्ति, अब मोदी जी तो 70 साल के ऊपर के हैं और उन्होंने भी इस सर्टिफिकेशन स्कीम में इन्वेस्ट किया है। इसमें आपको क्या है, जो इनकम टैक्स एक्ट होता है ना हमारी कंट्री में 1961 का, उसका जो सेक्शन नंबर 80C है, उसके अंदर आपको 1.5 लाख रुपीस तक का टैक्स में छूट यहाँ पर मिल जाती है। तो ये फायदे इस स्कीम के होते हैं। कौन लोग एलिजिबल है, तो कोई भी जो इंडियन पर्सन है, जो भारत का निवासी है, इंडियन सिटीजनशिप रखता है, वो यहाँ पे एलिजिबल है। एनआरआई व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एनआरआई व्यक्ति के अलावा जो ट्रस्ट, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनीज होती हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है इन दिस स्कीम। तो आई थिंक आपको इस स्कीम के बारे में सारी बातें पता चल गई होंगी।
एंड लास्ट में हम बात करते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमको डीप में नहीं जाना क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट कब बहुत पुराना है। मतलब जब सोवियत यूनियन ब्रेक डाउन होकर रशिया में कन्वर्ट हुआ था ना, तो कई सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज और स्टेट एंड टेरिटरीज बनी थी, तो तब का ये डिस्प्यूट है जो अभी कहीं जाके थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो पाया है। बहुत लंबे समय से सीज फायर था, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके लिए देखना पड़ेगा अर्मेनिया एंड अजरबैजान को। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया आपको देखने को मिल रहा है जिसको हम नगोर्नो काराबाग के नाम से जानते हैं। और अभी फाइनली आप देखेंगे ये दोनों एग्री हुए हैं इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, इसलिए पूरा मामला न्यूज में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अर्मेनिया की रहती है। अर्मेनिया क्लेम करता है ये मेरा है, अजरबैजान कहता है ये मेरा है। सिंपल सी कहानी है। अब हमारे लिए कि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है अजरबैजान। अजरबैजान के अलावा रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान भी कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और कैस्पियन सी से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन तो बनता है, तो थोड़ा सा आप इसे याद रखेंगे। लास्ट में है दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आपको एड्रियाटिक सी की क्वीन पूछा था, रानी किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पहली बार वीमेंस वर्ल्ड कप, फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कौन जीता था, जरा बता देना। और सक्षम वैली जो रिसेंटली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो न्यूज में भी थी, ये किन दो देशों के बीच में डिस्प्यूटेड है, इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये दो क्वेश्चन और एक स्टार्टिंग में था। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।